निफ्टी की आज की क्लोजिंग हमको किसी भी हालत में 9350 9380 के अंदर चाहिए। अगर ये नहीं होता, बाजार के अंदर कल हम गैप डाउन हो गए तो शायद आपको निकलने का भी मौका नहीं देगा। ये बाजार ऐसा ही है, ये चला था तो जिन्होंने शॉर्ट किया उनको निकलने का मौका नहीं दिया, और टूटा तो उनको निकलने का मौका नहीं देगा जो उसमें लॉन्ग करके बैठे हैं। ये बाज़ार कुछ वैसा ही है, ये टिपिकली वैसा बाज़ार है जहाँ पे आप फंसने की टेंडेंसी ज़्यादा है बजाय प्रॉफिट से। यहाँ पे स्मार्ट इन्वेस्टर का काम है, रुकने वाला काम नहीं है। देखिए मिल रहा है, लेके चलिए आइए, ये वैसा बाजार हो चुका है इस समय। तो और वैसे भी जो स्टॉक्स इंडेक्स को ऊपर लेकर आए थे मुनाफा वसूली वहां पर दी रही है, जैसे कि मिस्टर भसीन ने भी राइटली पॉइंट आउट किया। अब देखिए सरकारी बैंकों को, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI को, एक आप LNT को देख लीजिए आज के सेशन में, अब ये तेजी से नीचे आया है और अब इंट्राडे लोस पर ट्रेड कर रहा है। 3.5% नीचे LNT अब 57-58 रुपए की वीकनेस दिखा रहा है। फार्मा ऑलरेडी एक कमजोरी रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये स्टॉक्स में भी मुनाफा वसूली हावी हुई है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होगा। लेकिन एक स्टॉक देख लेते हैं, वो है अदानी पोर्ट्स का। अदानी पोर्ट कल 7-8% गिरकर बंद हुआ था और आज नतीजे आने के बाद ये स्टॉक चला 2.25% ऊपर अभी भी ट्रेड कर रहा है। मिस्टर भसीन, आप ही कमेंट्स में लेना चाहूंगी। इनफैक्ट इसके साथ में एक और स्टॉक ऐड कर देती हूँ, वो भारत फोर्ज। दोनों के ही नंबर्स प्रोजेक्शन से बेटर रहे हैं और जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है वो भी काफी स्ट्रांग रही है, स्पेशली अदानी पोर्ट्स की, जहां पर मैनेजमेंट कह रही है कि वो 100 बेसिस पॉइंट का एक्सपेंशन मार्जिन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सेम गोज विद भारत फोर्ज। दोनों पर आपका पोस्ट अर्निंग व्यू क्या है? नहीं, दोनों ही पॉजिटिव है। जिस सेक्टर में है वहाँ आउट परफॉर्मेंस है। भारत फोर्ज ने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है कि नॉर्थ अमेरिका में जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है वो एक आउट परफॉर्मर है। भारत फोर्ज अब ग्लोबली चौथा या पांचवा लार्जेस्ट प्लेयर है इन द फोर्जिंग इंडस्ट्री। और आई थिंक ये एक रिफ्लेक्शन है कि नॉर्थ अमेरिका में जो स्ट्रेंथ आई है इन दर बिजनेस, दैट हैज बीन अ प्ले आउट फॉर दैट। एनी डिक्लाइन वुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। अडानी पोर्ट्स अभी थोड़ा बड़ा हुआ है लेकिन नीचे मिले तो इट इज टेलिंग यू के इनलैंड रोड, द बाल्टिक फ्रेट इंडेक्स, वो सब बहुत पॉजिटिव है। उसी बेंट ऑफ माइंड में हम आपको GPPL भी कहेंगे, गुजरात पिपावाव। यहाँ पे भी अदानी पोर्ट की ऑफर जा चुका है फॉर अ बाय आउट स्टेक ऑफ APM का माम, और हमें लगता है 175 रुपए शुड बी द मिनिमम लेवल जो ये आपकी डील हो सकती है, और उस पर एक ओपन ऑफर आ सकता है। स्टॉक का भाव कुछ भी नहीं कर रहा है, 150 रुपए का है। हमें लगता है ये एक डार्क हॉर्स हो सकता है। 175 से 200 रुपए का भाव इसमें 6 महीने में मिल सकता है। ठीक है, 150 रुपये और भी मिल सकते हैं शेयर के अंदर। आप थोड़ा सा ध्यान रखें इसके अंदर। आप आगे बढ़ते हैं क्योंकि वैसे तो 15 तारीख तक नतीजे मूवमेंट खत्म हो जाते हैं, लेकिन इस बार क्योंकि ईयरली एडजस्टमेंट भी है, नंबर्स थोड़ा डिले है। अब IOC, सिप्ला, कुछ और कंपनीज के नंबर आ चुके हैं, इसलिए अंचल और मेरे सहयोगी संदीप जुड़े हैं बताने के लिए। संदीप, आप बताएं किसके नंबर्स अभी आने वाले हैं और उसमें IOC के नंबर्स कैसे रह सकते हैं? देखिए, IOC के नंबर्स की जहाँ तक बात है तो पहली बात तो ये डिम्पी कि आपको क्वार्टर नंबर्स को एनालाइज करना होगा, और हमारा ऐसा अनुमान है कि इस बार नंबर्स में वीकनेस देखने को मिल सकती है। सेल्स जरूर करीब 7% के आसपास बढ़ेगी क्योंकि इनकी जो पैरादीप रिफाइनरी है वहाँ से यूटिलाइजेशन लेवल्स इंप्रूव हो रहे हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो सेल्स फ्रंट के ऊपर देखने को मिलेगा। और जो सेल्स वॉल्यूम है उसमें महज 2 से 4% के आसपास की बढ़त आएगी, क्योंकि जो नोटबंदी का इम्पैक्ट है वो शायद इस क्वार्टर में भी देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो सेल्स है उसमें जरूर 7% के आसपास की बढ़त आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो मार्जिन है उसमें इस बार डेंट देखने को मिलेगा। 8.5% के मार्जिन थे वो घटकर करीब 7.25% के आसपास देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक तो इस बार इनके जो GRMs हैं उसमें ड्रॉप देखने को मिलेगा। $7.7 के मुकाबले जो GRMs है वो घटकर $5.5 से $6 रहेंगे, क्योंकि मार्च महीने में क्रूड के प्राइसेस में एक तेज गिरावट आई थी, तो उसका इंपैक्ट आएगा। और उसके साथ साथ नोटबंदी की वजह से MDR और साथ ही साथ जो डिजिटल डिस्काउंट इन्होंने ऑफर किए थे उस वजह से इस बार जो नंबर्स हैं उसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल जो मुनाफा है वो भी करीब 10% के आसपास की कमी इस बार दिखाता हुआ दिखेगा। तो नंबर्स में एक तो इन्वेंट्री घाटा कितना आता है उसके ऊपर नंबर रहेगा, और जो इन्होंने डिजिटल डिस्काउंट्स ऑफर करे थे उस वजह से मार्जिन्स पे कितना डेंट आएगा, ये दो चीजें इसके ऊपर एनालिस्ट वॉच करेंगे। सिप्ला के नंबर्स ही बता दीजिए संदीप। देखिए, सिप्ला की जहां तक बात है तो आपको ईयर ऑन ईयर नंबर्स के आधार पे देखें तो बड़ा जंप मुनाफे के फ्रंट पे देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में एक बड़ा राइट डाउन इस कंपनी ने किया था, तो बेस काफी छोटा है, तो मुनाफे में हो सकता है 4 गुना के आसपास की बढ़त देखने को मिले। वैसे भी इनका जो US में एवर्जन नाम की दवा है उसके लॉन्च की वजह से जो आए हैं उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। दूसरा जो इनका साउथ अफ्रीका कारोबार है उसमें भी बढ़त देखने को मिलेगी, और जो रेगुलेटरी खर्च है, क्योंकि री इंस्पेक्शन नहीं हुए इनके ज्यादा प्लांट्स के, तो उस वजह से जो रेगुलेटरी खर्च है उसमें भी इस बार
कमी देखने को मिलेगी, जिस वजह से मार्जिन में भी करीब करीब 11% के आसपास का बढ़त ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिलेगा और इसी वजह से मुनाफा भी बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रखिए, अभी थोड़ी देर पहले आपने लुपिन के नंबर देखे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप कंपेयर करें तो इस कंपनी का जो मुनाफा है उसमें करीब 10% के आसपास का सीक्वेंशियल ड्रॉप देखने को मिल सकता है। तो ऑन द फेस ऑफ इट नंबर आपको काफी अच्छे नजर आएंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन सीक्वेंशियली नंबर्स में करीब 10% मुनाफा घट सकता है। डन, ठीक है जय। दोनों F&O के शेयर हैं, सिप्ला और IOC, दोनों पे आपकी रिकमेंडेशन चाहिए। ट्रेडर्स क्या करें, लेके जाएं या फिर छोड़ दें? आई थिंक छोड़ ही देना चाहिए। जो हिसाब से सिप्ला में एक शॉर्ट पोजीशन बनते हुए नजर आई, और मैंने अभी जब मैं फार्मा स्टॉक्स का व्यू दे रहा था तभी मैंने बताया कि सिप्ला में तो 480 तक के लेवल्स नजर आ रहे हैं। सो आई थिंक सिप्ला में तो एग्जिट कर ही लेना चाहिए, बिकॉज काफ़ी अच्छी खासी शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पे बनती हुई नजर आई है। और जहाँ तक IOC का सवाल है, BPCL को छोड़ के मोस्ट ऑफ दी अदर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिली HPCL एंड IOC में। तो आई थिंक IOC में अभी भी वीकनेस थोड़ा जो उछाल देखने मिला उसे यूज़ करना चाहिए टू एग्जिट, बिकॉज एक डबल टॉप पैटर्न में से ब्रेकडाउन भी देखने मिला है इसमें से, और इंडिकेटर्स भी काफ़ी वीक हो चुके हैं और यहाँ पे भी एक शॉर्ट पोजीशन बनती हुई तो नजर आई थी। सो आई थिंक ऑन दी अपसाइड करीबन 445 एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस है, जब तक वो लेवल नहीं निकलते। ऑन दी डाउन साइड आई थिंक फिर से ये स्टॉक 410 से 15 के लेवल टेस्ट कर सकता है जी। तो IOC सिप्ला दोनों के नंबर्स आने हैं, आपने प्रीव्यू सुना, और अशोक लेलैंड बॉश के नंबर्स पर भी नजर आएगी, वो भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक एक्सक्लूसिव खबर आ रही है जी बिजनेस की, वो ये है कि GST ट्रांजिशनल रूल में 40% से ज़्यादा क्रेडिट मिल सकता है और जो अपकमिंग बैठक है उसमें ये डिसीजन लिया जा सकता है। आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ मौजूद हैं एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन लेकर। एग्जैक्टली बताइए आलोक, किस प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय विचार कर रहा है अभी? देखिए, इनपुट क्रेडिट के लिए जो ट्रांजिशनल रूल्स है, जिसमें कि पुराने जितने भी लोगों के पास स्टॉक होते हैं, स्टॉकिस्ट के पास, ट्रेडर्स के पास, ट्रेडर्स और जो कारोबारी हैं उनके पास अगर कोई पुराना माल बचा हुआ है और उस पर से उन्होंने मैन्युफैक्चरर से जो एक्साइज बिल नहीं लिया हुआ है, तो ऐसे में उनको अभी तक जो रूल बना है इनपुट क्रेडिट के लिए, जो ट्रांजिशनल रूल, उसमें 40% ही उनको इनपुट क्रेडिट मिलेगा। यानी कि जो भी उन्होंने एक्साइज ड्यूटी चुकाई है 12.5%, उसमें से सिर्फ 40% ही उनको मिल पाएगा। तो ये अभी तक का प्रोविज़न है। इसको लेकर कई सारे ट्रेडर्स और जो रिटेलर्स हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास गए और उन्होंने गुहार लगाई कि इसकी वजह से उन्हें काफ़ी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि 60% जो अमाउंट है, जो टैक्स पेड है अमाउंट है, उसको अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो ऐसे में उन्हें भारी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए सरकार ने इस बारे में विचार कर रही है और इसको 50 से लेकर 55% तक बढ़ा सकती है। हालांकि जो रिटेलर्स हैं उनका ये कहना है कि कम से कम हमें 60% इसका क्रेडिट मिलना चाहिए अगर हमारे पास कोई वाउचर्स बिल अगर नहीं है तो। लेकिन फिलहाल वित्त मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है और 3 जून को जो बैठक होने वाली है GST काउंसिल की, उसमें इस प्रपोजल को रखा जाएगा वित्त मंत्रालय की तरफ से, और उम्मीद है कि 50% से ज़्यादा का इनपुट क्रेडिट अगर आपके पास कोई वाउचर्स बिल्स या कोई जो मैन्युफैक्चरर की दी हुई जो एक्साइज बिल होता है अगर नहीं है, तो वहाँ पर आपको इनपुट क्रेडिट मिल सकता है। और ये तमाम जो ये समस्या है खास तौर से उसके लिए जब 1 जुलाई से जब GST लागू होगा तो उस ट्रांजिशनल फेज के लिए ये वैल्यू का असेसमेंट किया जाएगा। तो इसमें 40% का ही अभी रूल है। तो इसलिए ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स काफ़ी परेशान हैं और वित्त मंत्रालय से गुहार लगाई है और उम्मीद की जाती है कि ये जो GST की नेक्स्ट बैठक होगी उसमें कुछ ना कुछ फेवरेबल फैसला होगा। हो सकता है कि इसको 50% तक। आलोक शुक्रिया, ये जानकारी के लिए। कोई 3 तारीख की जो बैठक होने वाली है ये बड़ी अहम होगी अब इस मुद्दे को लेकर भी। आगे बढ़ते हैं, एक बार ब्लू डार्ट का शेयर देखिए, सडन स्पाइक इसके अंदर भी आता हुआ दिख रहा है और KSP पंप्स अब हरे निशान में करीब 1.5% ऊपर है। ये कुछ एक पर्टिकुलर शेयर है जो अंतिम बाजी के अंदर अब पुल बैक आपको दिखाते हुए दिख रहे हैं। अब 2 शेयर अभी और भी हैं जिनके नंबर्स अभी आने हैं। अंचल बताएं किसके नंबर्स हैं और वो कैसे रहने वाले हैं? दोनों ऑटो स्पेस से हैं। बॉश की सबसे पहले बात कर लेते हैं। इस बार ही फ्लैटिश टू पॉजिटिव टोन पे कंपनी का बॉटम लाइन रह सकती है। रेवेन्यू करीब 0.5% गिरने का अनुमान है। देखिए BS4 जो लागू हुआ है उसका थोड़ा इंपैक्ट कंपनी की सेल्स पे आता हुआ दिखेगा। एबिटा फ्रंट पे 3-4 ट्रिगर्स हैं। एक तरफ कंपनी की जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो बढ़ती हुई दिखेगी, मेटल दाम बढ़े हैं, लेकिन वही दूसरी ओर जो कर्मचारी वेतन है वो कम हो रहा है। नेट इस बार ये एबिटा 4% गिरने का अनुमान लगाया जा रहा है। एबिटा मार्जिन भी मार्जिनली डाउन रह सकते हैं, 21.5% के मुकाबले 21.2% पे रहने का अनुमान है। लेकिन पूरे नतीजों का दारोमदार रहेगा रॉयल्टी पेमेंट पे। इस बारी कंपनी किस आधार पर रॉयल्टी पेमेंट करती क्रिटिकल रहेगा। उम्मीदें की जा रही है अगर 1.5% से ज़्यादा सेल्स का रॉयल्टी पेमेंट करती है तो नेट नंबर्स पे प्रेशर बनता हुआ दिखेगा। हालांकि मुनाफे की अगर बात करें, क्योंकि अदर इनकम का एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है कंपनी को, उसकी वजह से अनुमानित मुनाफा इस बारी 410 करोड़ रह सकता है, करीब 9% ऊपर। दूसरी अशोक लेलैंड की अगर आप बात करें, पॉजिटिव नंबर्स की उम्मीद की जा रही है। हाँ, लेकिन इसमें भी सारा दारोमदार रहेगा BS3 की वजह से जो हिट आया कंपनी पे वो कितना अब्जॉर्ब होता है।
अनुमान ये लगाया जा रहा है कि सेल्स ऑलमोस्ट 9% बढ़ती हुई दिखेगी, लेकिन एबिटा में करीब 2.5% की बढ़त का ही अनुमान है और एबिटा मार्जिन्स ऑलमोस्ट 80 बेसिस पॉइंट गिरते हुए दिखेंगे। एक ब्रोकर्स ये मान रहे हैं कि करीब 10,000 गाड़ियां हैं कंपनी की जो इफेक्ट होंगी BS3 बैन से। वो अगर आंकड़ा और एस्केलेट होता है तो आपको बॉटम लाइन में प्रेशर जरूर दिखेगा। एडजस्टेड मुनाफे पे नजर रखिएगा जो करीब 15% बढ़ने का अनुमान है, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 390 करोड़ का वन टाइम गेन हुआ था कंपनी को। ठीक है मिस्टर भसीन, अशोक लीलैंड क्योंकि इन्वेस्टर्स की कॉल है इसलिए आपसे पूछना लाजमी है। एडजस्टेड मुनाफा तो 15% बढ़कर आएगा, लेकिन BS3 की जो गाड़ियों की इन्वेंट्री है वो डिसाइड करेगी कि कितना एडजस्टमेंट होनी है, ये 15% से ऊपर या फिर इससे कम आएगा। आप बताएं अशोक लीलैंड पे क्या करना चाहिए, एक बार रखें ना, इस बार के नंबर्स को थोड़ा डिस्काउंट करके छोड़ दें कि BS3 का मामला भी है। हाँ बिल्कुल, मैनेजमेंट ने गाइड किया कि देयर कन्वर्जन कॉस्ट फ्रॉम BS3 to 4 विल बी द लोएस्ट। माने वो कह रहे हैं बिल्कुल बहुत छोटा सा अमाउंट है, दे ऑलरेडी हैव द एडवांस टेक्नोलॉजी, और उन्होंने ऑलरेडी कैटेगोरिकली ये कहा है कि दैट ट्रांजिशन विल बी वेरी शार्प। साथ में आप ये लेके चलिए कि सेकेंड हाफ विल सी अ ह्यूज इम्पेटस ऑन कमर्शियल व्हीकल सेल्स, और इसका जो बस का है वॉल्वो के साथ टाई अप, दैट इज सीइंग अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन। सम ऑफ पार्ट 82-83 में मिले तो अशोक लीलैंड लेने वाला है। हमारा साल भर का लक्ष्य इसमें 110 रुपए का है। क्विकली ब्रिजेश, 2 ट्रेड्स आप भी बता दीजिए कल के लिहाज से। देखिए IT थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, उसमें एक HCL टेक देख सकते हैं, समवेयर अराउंड 858 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 845, लुक फॉर द टारगेट ऑफ 875 फॉलोड बाय 885। दूसरा IT में TCS अच्छा लग रहा है चार्ट पे, समवेयर अराउंड 2560 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। ये थोड़ा इन्वेस्टमेंट कॉल रहेगा, 2510 का आप स्टॉप लॉस लीजिए। इमीडिएट बेसिस पे 2595 का टारगेट है, और किसी का व्यू थोड़ा सा एक हफ्ते का है तो आपको 2680 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर BTST बतौर काम करना है तो एक मुत्तू फाइनेंस चार्ट पे थोड़ा अच्छा लग रहा है, समवेयर अराउंड 380 382 के आसपास में अगर मिलता है तो आप बाई कर सकते हैं विद कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 372, लुक फॉर द टारगेट ऑफ 392 एंड 395। ठीक है, बाजार बंद होने में सिर्फ 4 मिनट का समय है। पहले फटाफट से बने ग्लोबल आंकड़े भी देख लेते हैं कि क्या वो हमको ज़्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचाने वाले। डाउ फ्यूचर्स के अंदर तो कुछ ज़्यादा बड़ा मूव है नहीं। एक बार यूरोपियन बाजार भी दिखा दीजिए कि वहाँ पे कैसे ट्रेड हो रहा है। अगर वहाँ पे भी ज़्यादा नुकसान नहीं होगा तो हम समझेंगे कि ग्लोबल मार्केट हमारे फेवर में जा रहा है। यस, कुछ ज़्यादा बड़ा ट्रेड नहीं, ना ही गिरावट ना ही बढ़त, ऑलमोस्ट फ्लैट कारोबार हो रहा है। और अब एक बार डाउ फ्यूचर्स भी दिखाइए, वहाँ पे हल्की बढ़त थी थोड़ी देर पहले तक तो, और अभी भी वैसा ही निशान है, बिल्कुल फ्लैट हो चुका है। अब तो खैर पहले 20 अंकों की बढ़त थी, अब बिल्कुल फ्लैट हो चुका है। तो ग्लोबल संकेत कुल मिला के ठीक है। हाँ, डोमेस्टिक फ्रंट पे पाकिस्तान की तरफ से कुछ हो ना जाए ऐसी खबरें नहीं आनी चाहिए, तो बाजार को थोड़ी मुश्किल में आ जाता है। एक दो शेयर है जो नीचे भी चल रहे थे, एक तो ब्लू डार्ट 3.5% ऊपर, उसमें बलरामपुर चीनी भी आ गया। उसमें एक शेयर आपने और देखा होगा माइंडट्री। एक बार माइंडट्री और बलरामपुर चीनी पे जय आपकी रिकमेंडेशन चाहिए। स्मार्ट रिकवरी करके अपने कल के लोज से भी ऊपर आके बंद हो रहे हैं, क्या करना चाहिए, इनको कैरी करें क्या अभी? नहीं नो डिम्पी, बलरामपुर चीनी में तो काफ़ी एक अच्छा ब्रेकडाउन देखने मिला था। हालांकि ये स्टॉक काफ़ी पॉजिटिव ट्रेड कर रहा था पहले, बट जो हिसाब से 166 के लेवल्स के नीचे एक ब्रेकडाउन देखने मिला, तो जब तक अब 166 के ऊपर नहीं जाता ओवरऑल बलरामपुर चीनी साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेड करेगा। माइंडट्री में एक मूव अपसाइड देखने मिल सकता है, बिकॉज ये स्टॉक लगातार अगर आप देखिए डिम्पी तो एक अच्छा परफॉर्मर रहा है एज फार एज दिस एंटायर IT सेक्टर इज कंसर्न। तो माइंडट्री यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन अगर किसे बनानी है तो बना सकते हो। तो लोअर साइड में ये मानता हूँ कि 480-85 का एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। सो विद दैट एज क्लोजिंग विद स्टॉप लॉस, ये स्टॉक लगभग 540-45 के लेवल से देखने मिल सकता है गोइंग फॉरवर्ड। जी मिस्टर बसीर, एक मेटल्स पर और व्यू आपका चाहिए। टाटा स्टील, सेल, ये कैसे लग रहे हैं आपको? हाँ, ये तीनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। टाटा स्टील के नंबर्स बहुत स्टैंड आउट थे, और हमें लगता है ये वीकनेस आपको मिले तो टाटा स्टील, सेल और JSW तीनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी ऑन इंटीग्रेटेड स्टील बहुत पॉजिटिव है JSW के लिए, और सेल के लिए भी ऑन द लोकल साइड एंड ऑन द एक्सपोर्ट फ्रंट दे शुड डू वेरी वेल। इसके अलावा वी वुड बी नेगेटिव ऑन हिंडाल्को एंड वेदांता, क्योंकि हमें लगता है जिंक एंड एल्यूमिनियम प्राइसेस में हैव पीक, तो वहाँ पे वीकनेस दे सकते हैं। आपने अभी माइंडट्री का जिक्र किया था, वो 440-450 से रिजल्ट के बाद हमारा एक टॉप फेवरेट है,
और हमारा साल भर का लक्ष्य उसमें 575 है। ये आईटी सेक्टर में सबसे आउट परफॉर्मिंग स्टॉक होएगा और इस कारण से कोई भी डिक्लाइन मिले तो लीजिए ज़रूर। बिल्कुल लेना भी चाहिए। आज जिस तरीके से ने दिखाया पुल बैक ना, ये काबिल तारीफ है और ये आज 2% ऊपर जाके बंद हो रहा है, बाजार बंद होने की तैयारी करता हुआ। इसमें फटाफट से देख लेते हैं आज के हीरो ज़ीरो कौन से हैं। हालांकि मार्केट ने अपने आप को किसी तरह से 9350 के लेवल के से ऊपर ही क्लोज करके जा रहा है और 9380 के पास है। ये बस यही एक सिल्वर लाइनिंग हमको दिख रही है जो कि इंडेक्स के अंदर कुल मिला के आज के लिए। वैसे आज बाजार ने निराश ही किया है। आप स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर देखेंगे वहाँ भी टूटे हैं। ये कुछ एक ऐसे शेयर्स जो आज नहीं चले, उसमें केसीपी लिमिटेड नंबर्स के बाद दूसरा ऐसा दिन था जब इसकी पिटाई होती दिख रही है। क्यूपिड भी आज टूट गया। जायकॉम के अंदर भी करीब 6% का नुकसान आते हुए दिखा। कुछ छोटी इंफ्रा कंपनीज के अंदर अब मुनाफा वसूली होना शुरू हो गया है। इससे पहले तक काफ़ी अच्छा प्ले था। एमईपी इंफ्रा उसमें से एक है। आज टाटा ग्रुप के शेयर्स ने काफ़ी हिम्मत की, लेकिन टाटा एलेक्सी को छोड़कर वैसे तो टाटा स्टील ज़्यादा नहीं टूटा। टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स का डीवीआर दोनों ही चलते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा आप अदानी पोर्ट्स के अंदर भी नंबर्स के बेसिस पर ये करीब 3% ऊपर है। ये थोड़ा और भी चल सकता है, इस पर ध्यान दें। वोल्टास ने आज अपने गेन को किसी तरह से सरेंडर ही नहीं किया। 445 के नीचे आया ही नहीं। सुबह हमने समित से पूछा था कि कब ये वीक होगा, 445 के नीचे वीक होना था, आया ही नहीं 445 तो। इसके अलावा एडीएजी शेयर्स के अंदर आज थोड़ी पिटाई होती हुई दिखी है। ये ज़्यादातर शेयर्स 5% से ज़्यादा गिरावट में है, लेकिन इसमें कोई एक शेयर अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो मिस्टर बसीन को याद रखिएगा। उन्होंने रिलायंस पावर आपको बताया है और ये 60 रुपये के ऊपर जा सकता है। अभी 40 रुपये की रेंज में मिल जाएगा। साल भर रखिए, ये पैसा करीब करीब डबल हो जाएगा आपका। आज बाजार की जो क्लोजिंग हमको मिल रही है वो 50 अंकों की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी, करीब 20 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी और सेंसेक्स करीब 60 अंकों की गिरावट के साथ आज क्लोज करके गया। और मिड कैप और स्मॉल कैप का आंकड़ा थोड़ा सा ज़्यादा गंभीर है और ये इंडेक्स करीब 0.25% टूटे। और ये बात बिल्कुल ठीक है। ये बात हमने मिहिर से भी की, ये बात हमने कई एनालिस्ट से भी पूछा और आज मिस्टर भीसिन ने भी ये बात कही कि आप 5 शेयर से इंडेक्स मैनेज कर दीजिए, लेकिन अंडर द कवर आप देखें तो नुकसान है मिड कैप और स्मॉल कैप में वो ज़्यादा है। ये ज़्यादा ट्रेडर्स को फील भी कर रहे होंगे कि बाज़ार में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ। 100 पॉइंट तो निफ्टी टूटा, लेकिन ऐसे ऐसे ट्रेडर्स होंगे जिनका पोर्टफोलियो 25% कम हो गया इस मात्र 100 पॉइंट निफ्टी से। ये एक अंडरलाइन वाली सिचुएशन है, इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। मिस्टर बसीन, आपके कमेंट्स क्लोजिंग पर? तो दीपाली, यहाँ पे ग्रीड आपको बहुत ज़्यादा प्ले आउट हो गई। आपके यहाँ 2 हफ्ते से कह रहे थे कि ग्रीड और फियर का इंडेक्स है। आपको बता नहीं सकता 2 हफ्ते में जो कार्नेज मिड कैप में हुई है उसमें कितना लॉस लोगों को रिटेल को साइड पे हुआ है। हम वो कवर करते हैं इसलिए आपको कह रहे हैं। तो बी कॉशियस, ये रिटेल की मार काफ़ी पेनफुल होती है। और आपको ये भी बताएं कि पुट कॉल रेशियो 1.4, 13-14 शेयर बैन में हैं और ये एक रेमिनिसेंट है जो 2008 में हुआ जब रिटेल इसी कैलेसनेस में आ जाता है कि म्यूचुअल फंड्स विल बेल अस आउट। ऐसा कभी होता नहीं है और लीवरेज पोजीशन ना लें। तो वी वुड से दैट यहाँ से मार्केट में बी प्रिपेयर्ड फॉर सम मोर डाउन साइड और वहाँ पे मार्केट हेल्दी हो जाएगा, कंसोलिडेट करेगा एंड देन ओनली वी शुड बी लुकिंग फॉर एन अपटिक आफ्टर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ठीक है, शुक्रिया मिस्टर बसीन और जय और ब्रजेश, आप दोनों का भी शुक्रिया शामिल होने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर अपने व्यूज देने के लिए।